ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर भी बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फलस्तीनी हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। दोनों नेताओं ने गजा में जानमाल के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत संघर्ष विराम और मानवीय सहायता जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस संघर्ष को रोकने के लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेदारी समझनी होगी। भारत और इटली साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कल नई दिल्ली में पहली साइबर वार्ता में दोनों देशों ने बढ़ते साइबर खतरे और राष्ट्रीय साइबर कार्यनीति पर विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण पहल के लिए सूचना तंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की। भारत और इटली ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में साइबर के क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर मिलकर काम करने पर विचार विमर्श किया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के देपसान और डेमचोक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर शुरू हो जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस समझौते से सैनिकों के पीछे हटने और अप्रैल 2020 में उत्पन्न हुए तनाव का समाधान हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और नवा रायपुर में पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गई है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। इससे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया AI और मेटा ने जोधपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन स्थापित करने की भी घोषणा की। दोनों संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ मिलकर कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युव AI भी शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य देश में यांत्रिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। इस उत्कृष्टता केंद्र से यांत्रिक बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। कल कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। पर्चे 29 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। राज्य में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अतिरिक्त सर्वेक्षण कराए जाने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उस क्षेत्र के सर्वेक्षण की मांग की गई थी जिसका सर्वे ASI ने पहले नहीं किया था। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे आज से 7 नवंबर तक 195 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। ये सेवा मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 255 रन पर आउट हो गई। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।